हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 23 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 23 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं कि 22 सितंबर को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। देखिए, हमने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में अगले साल यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप इसका आयोजन है जो कि ये किया जाना है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम टॉप पर है। इसमें भारत का स्थान चौथा रहा है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है, ये बन गया है महाराष्ट्र। और अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान के लिए सीएम द हैसी वेब पोर्टल ये लॉन्च कर दिया है। और अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा है जो कि ये की है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ महिला चैंपियनशिप अभी हाल ही में जीत ली है। बांग्लादेश ने नेपाल को हरा करके। नेक्स्ट ईयर का जो ऑस्कर रहेगा इसके लिए भारत का मतलब गुजराती फिल्म है जो कि छेलो सो, इसे आधिकारिक प्रविष्टि है जो कि घोषित किया गया है। और चीन को पीछे छोड़ते हुए जो अपना देश भारत है, ये श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बनकर के उभरा है। सिक्किम में मनाया गया पांग लहपसोर फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है? तो देखिए, इस समय कौन है जो कि हर जगह छाए हुए हैं? अडानी हर जगह छाए हुए हैं। हर दूसरे तीसरे दिन इनसे रिलेटेड न्यूज हम पढ़ते ही हैं। जैसे कि हाल ही में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। अभी बीच में इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे हुई थी तो ये सेकंड रिचेस्ट पर्सन तक आ गए थे। फिर अडानी एनर्जीज भी चर्चे में रहती है। अडानी एनर्जीज ने ना अभी हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट और फिर वो जो जयपुर एयरपोर्ट है इसका जो टेंडर या कह लीजिए प्रभार अपने ऊपर ले लिया है। फिर इसके अलावा एनडीटीवी, इसकी हिस्सेदारी इसी ने खरीद ली है। ठीक है। तो अभी जो अडानी ग्रुप है ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। पहले स्थान पर ना अभी भी अल्ट्राटेक है। तो दो कंपनीज याद रखेंगे, एसीसी और अंबुजा। इन दोनों का ही अधिग्रहण किया गया है अडानी के द्वारा। तो 1.87 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार मूल्यांकन के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप पर है। और अंबुजा और एसीसी ऑप्शन नंबर बी और सी में मैंने लिखा भी है। अंबुजा और एसीसी दोनों का अधिग्रहण अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया और इसी के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनी है। और देखिए, बुनियादी ढांचे और सामग्री क्षेत्र में यदि हम देखें, बुनियादी ढांचा मतलब घर बनाने के लिए बेसिक चीज जो जरूरी होती है सीमेंट ही है। तो बुनियादी ढांचा और सामग्री के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहण इसे बताया जा रहा है जो कि अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। तो गौतम अडानी का नाम आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए। गौतम अडानी ये भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एशिया के भी हैं और फिर ये सेकंड रिचेस्ट पर्सन तक आए थे। फिर सेकंड थर्ड रैंकिंग इनकी जो है ऊपर नीचे हो रही थी। यदि मैं बात करूं अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट की भी स्थापना 1983 में हुई और अंबुजा सीमेंट की भी स्थापना 1983 में की गई। जो एसीसी सीमेंट है इसकी स्थापना 1936 में की गई। तीनों के हेडक्वार्टर सेम है। देखिए, हेडक्वार्टर तीनों का हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया स्केल ऐप का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है चमड़ा उद्योग यानी कि लेदर इंडस्ट्री से। तो केंद्रीय मंत्री हैं जो कि धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है। यहाँ स्केल की फुल फॉर्म बनती है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर द लेदर एम्प्लॉयज, ये है स्केल की फुल फॉर्म। तो चमड़ा उद्योग में स्किल यानी कि कौशल सीखने, इसका मूल्यांकन और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि प्रोवाइड कराता है। आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले ही ये न्यूज मैंने हालांकि आप लोगों को 10-15 दिन पहले ही बताई है। जो तमिलनाडु सरकार है ना, इसने लेदर पॉलिसी, आप कह लीजिए पहली लेदर पॉलिसी की जो घोषणा है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई। लेदर क्षेत्र में भी अच्छा खासा लोगों को रोजगार मिल सके और इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा हालांकि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये लेदर पॉलिसी लेकर के आई थी और अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्केल ऐप लॉन्च कर दिया है इससे रिलेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए। लेदर का डिस्कशन आया ही है तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ। भारत का जो पहला लेदर पार्क है, फर्स्ट लेदर पार्क ऑफ इंडिया, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कानपुर में।
कानपुर ये गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है, उत्तर प्रदेश का शहर है, जहां अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पनकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। यदि मैं बात करूं डेयरी उत्पाद की, तो देखो, भारत है ना जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन भारत में होता है। इस मामले में इसने चीन को भी पीछे छोड़ रखा है। नंबर वन दूध उत्पादक देश ये भारत ही है। मत्स्य यदि मछली उत्पादन के बारे में यदि मैं बात करूं, तो ये अ, विश्व मछली मत्स्य दिवस ये मनाया जाता है 21 नवंबर को, शायद ये डेट मुझे याद नहीं है, जहां तक 21 नवंबर ही है। ये रैंकिंग ना या लिस्ट आप कह लीजिए, लास्ट ईयर ही नवंबर में रिलीज की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट क्षेत्र है, ये मत्स्य उत्पादन में नंबर वन राज्य रहा है। ठीक है। अच्छा, बालाघाट से आप लोगों को एक और चीज चाहे तो रिलेट कर सकते हैं। बालाघाट का चिन्नौर चावल, जिसे जीआई टैग मिला था। ठीक है, ये मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया, तो यहाँ से जीआई टैग वाला सवाल भी आप रिलेट कर सकते हो। और यदि मैं बात करूं, एक सेकंड, पेन हैंग कर गया यहाँ। चलिए, कपड़ा उद्योग की मैं बात करूं, तो यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला कपड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये गुजरात में स्थापित किया गया है। तो गुजरात में पहला कपड़ा विश्वविद्यालय भी आप रिलेट कर सकते हो, और पहला रेल संग्रहालय, रेल संग्रहालय माफ कीजिएगा, रेल संग्रहालय पहला तो दिल्ली में है। पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, तो चाहे कपड़ा यूनिवर्सिटी कह ले या रेलवे यूनिवर्सिटी, दोनों ही कहाँ स्थापित की गई है, गुजरात में। जबकि वानिकी विश्वविद्यालय पूछा जाए ना, तो ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, मैं मत्स्य दिवस का डिस्कशन कर रही थी। ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सर्विस किन दो शहरों के बीच में शुरू होनी है। तो देखिए, बनारस उत्तर प्रदेश का शहर है, और बोगीबिल जो कि असम का शहर है। इन दोनों शहरों के बीच में देश की सबसे लंबी क्रूज सर्विस, अब क्रूज तो आप लोग इमेज देखकर ही समझ सकते हैं, यही है क्रूज। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इसे प्रमोट भी कर रही है, तो जल पर्यटन। तो देश की सबसे लंबी क्रूज सर्विस उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के बोगीबिल के बीच अगले साल शुरू होगी। 4,000 किलोमीटर से भी अधिक का जो सफर है, ये इस क्रूज के माध्यम से संभव हो सकेगा। गंगा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग, यानी कि इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर के ये गुजरेगी। हालांकि ये जो गंगा नदी है, इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब दोनों नदियां मिलती है, तब संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। ठीक है। थोड़ा सा हम बनारस के बारे में जानेंगे, और इसके बाद फिर बोगीबिल के बारे में। बनारस या वाराणसी भी आप रिलेट कर सकते हो। रोपवे फैसिलिटी की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा और भारत का पहला शहर है। काफी सारे स्टूडेंट कल कमेंट कर रहे थे, कल नहीं या एक दो दिन पहले ही जब वाराणसी का डिस्कशन आया था, कि भाई रोपवे सर्विस तो भारत में ऑलरेडी काफी जगह चलती है। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ हर बार कि रोपवे सर्विस शुरू करने वाला पहला शहर बनारस है। इसलिए कहती हूँ कि भाई रोपवे का इस्तेमाल आप लोग वहां करते होंगे टूरिस्ट प्लेसेस में, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, है ना। लेकिन वैसे नॉर्मली जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो आप कैब बुक करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं। सेम उसी तरह से सार्वजनिक आवाजाही के लिए रोपवे सर्विस की शुरुआत करने वाला पहला जो शहर है, ये बनारस है, ये याद रखना है। अब बोगीबिल का डिस्कशन आया है, ये असम का एक शहर है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, जो कि इसकी आधारशिला असम के जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, लॉजिकल नहीं है, असम के जोगीघोपा में केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा रखा गया था। ये पिछले साल की न्यूज है, याद रखना। लेकिन सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनेगा। अहमदाबाद और मुंबई का डिस्कशन आया है, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, जापान के सहयोग से, जिसका जो पहला स्टेशन है, ये जयपुर सॉरी सूरत में बनकर के तैयार हो गया है। मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में अभी हाल ही में नामित किया गया था। अहमदाबाद में भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से आप जानते हैं। भारत की जो पहली किसान रेल है, ये महाराष्ट्र के नासिक का जो देवलाली है, देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी।
और कोरोना काल में मतलब जब सेकेंड लॉकडाउन लगा ना, तो ऑक्सीजन कंटेनरों की शिपमेंट मतलब शॉर्टेज हो रही थी, तो भारत की जो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, इसकी शुरुआत विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच की गई थी। तो ये क्वेश्चन और इससे रिलेट करके बाकी 4 ऑप्शन भी हमने यहाँ से पढ़ लिए हैं। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शनी अकादमी के प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें से जो अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट, इन्हें स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और फिल्मों में मतलब भारतीय सिनेमा में इनके द्वारा दिए गए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत है जो कि 1986 में की गई थी, फिल्म अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय यानी कि एक्सीलेंस कार्य करने वाली अभिनेत्रियों को प्रदान किया जाता है, जो कि आलिया भट्ट को मिला है। आलिया भट्ट को ना आप रिलेट करोगे तो पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 भी चुना गया था। पर्सन ऑफ द ईयर 2021, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये पैटा की फुल फॉर्म है। कंगना रनौत 4 नेशनल फिल्म अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री है ना, ये कंगना रनौत ही है। इसके अलावा कृति सेनन की बात करूं तो रिसेंटली आप जानते ही हैं आईफा अवार्ड प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आईफा 2022 में बेस्ट एक्टर तो विकी कौशल रहे, कल मैंने बताया था वैसे, और बेस्ट एक्ट्रेस इसमें कृति सेनन रही। इनकी मूवी मिमी के लिए इन्होंने अवार्ड जीता है। दीपिका पादुकोण तो रिसेंटली ना टाइम मैगजीन के द्वारा मतलब टाइम 100 इम्पैक्ट की जो लिस्ट जारी की गई थी, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड, इसमें दीपिका पादुकोण का भी नाम है जो कि शामिल किया गया था। ये पीवी सिंधु के साथ मतलब इन दोनों ही भारत की लक्ष्मी की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। कल मैंने आपको ये तो बताया था कि 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, इसी दिन वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है। 22 सितंबर को राइनो डे है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी डिमेंशिया को जाने, अल्जाइमर को जाने। मतलब कि यदि मैं एक लाइन में कहूँ तो जो भूलने की बीमारी है ना, इसे ही अल्जाइमर रोग कहा जाता है। ये डिमेंशिया का ही एक रूप है। इंपॉर्टेंट डेज में हम लोगों ने नेशनल हिंदी डे पढ़ लिया था कि ये 14 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, जबकि इंटरनेशनल हिंदी डे आपका 10 जनवरी को आएगा। ओजोन डे 16 सितंबर को और 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर लगभग 19,061 फीट की ऊंचाई पर इंटरनेट सर्विस की शुरुआत है, जो कि ये कर दी गई है। किसके द्वारा की गई है? बीबीएनएल ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ये सर्विस है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में प्रोवाइड कराई गई है। इससे क्या होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद जो भारतीय जवान हैं, ये अपने हेड ऑफिस में सूचना है जो कि देख पाएंगे। और लोकेशन यदि आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के नक्शे में ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है सियाचिन ग्लेशियर, और इसके इधर पड़ता है फिर अक्साई चीन वाला हिस्सा। और अच्छा, इससे कुछ बनने वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये आपके यूपीएससी का सवाल बना था कि सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये नुब्रा घाटी के, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। और ये पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। और ये कहा जाए तो लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख हालांकि अब यूटी बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा जो ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ना, ये सियाचिन ग्लेशियर ही है। 1984 यानी कि 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत था, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ऑपरेशन मेघदूत के तहत ये भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे कि ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। अब यदि अदर ऑप्शन की मैं बात करूं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक उमिंगला दर्रा है जहां सबसे ऊंचा मोटरेबल सड़क का निर्माण किया गया है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में पहली बार हींग की खेती इसी लाहौल स्पीति में शुरू किया गया है। और श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां भी हाल ही में लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई है। इसके अलावा भारत का जो पहला इग्लू कैफे है, यही स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो देखिए, इसमें से जो बिहार है, बिहार में मतलब एक दिन स्पोर्ट्स का रहेगा और उस दिन बैग लाना जरूरी नहीं होगा। हफ्ते में एक बार
ये कंपलसरी कर दिया गया है कि नो बैग डे ये मनाया जाए, यानी कि 6 दिन। वैसे संडे को छुट्टी रहती है, लेकिन बाकी जो 5 दिन आप बैग लेके आइए, और जो एक दिन बच जाएगा ये स्पोर्ट्स में इसमें इंक्लूड किया जाएगा बच्चों को, और इसमें बैग लाना कंपलसरी नहीं होगा। बिहार की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू सिंह चौहान हो जाएंगे। रिसेंटली अभी हाल ही में आप लोगों को याद होगा, मिथिला मखाना, इसे जीआई टैग मिला है। ये बिहार से ही रिलेटेड है। जमुई इलाका यहाँ का चर्चे में था क्योंकि विशालतम यहाँ सोने के भंडार पाए गए थे। और फिर इसका जो पूर्णिया क्षेत्र है ये भी चर्चे में था। पूर्णिया क्यों चर्चे में था? क्योंकि भारत का जो पहला एथेनॉल प्लांट है ना, इसकी स्थापना बिहार के पूर्णिया में ही की गई। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में जो बिहार है ये टॉप पर रहा है। अच्छा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहलाती है कोसी रिवर। छत्तीसगढ़ की कोई योजना जो कि बच्चों के लिए शुरू की गई, देखिए अब ऑप्शन हम ऐसे ही सेट करेंगे जो कि कुछ आप इसी क्वेश्चन से रिलेट कर पाए। तो महतारी योजना की शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया है, अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए महतारी योजना। हरियाणा सरकार ने रिसेंटली बच्चों के लिए चिराग योजना लेकर के आई है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने मतलब कि अनाथ बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई के लिए पालनहार योजना की शुरुआत की गई है। ये अभी पिछले महीने ही शुरू की है राजस्थान ने। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये भारत के प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। 58 वर्ष की आयु में, काफी समय से वैसे आप जानते हैं ये एम्स में एडमिट थे, और इनके बाद मतलब थोड़ा रिकवर हो रहे थे, और अभी 21 सितंबर को इनका निधन हो गया। यदि आप लोगों ने बचपन में, हम लोगों ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जरूर देखा होगा, जिसके जो जज है नवजोत सिंह सिद्धू और शेखर सुमन हुआ करते थे, तो काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें इसी शो से मिले थे। प्रसिद्ध अभिनेता, देखिए जेसी डेनियल अवार्ड है ना, ये केरल मलयालम सिनेमा के जनक जो थे जेसी डेनियल, इनकी स्मृति में दिया जाता है। तो जेसी डेनियल अवार्ड इस वर्ष का किसे मिल रहा है? एक एक्टर है केपी कुमारन, इन्हें मिल रहा है। और पुरातत्विद से आप रिलेट कर सकते हो बीबी लाल, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अर्थशास्त्री जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, अभिजीत सेन। क्वेश्चन यदि आपसे एक एडिशनल मैं पूछूं तो बीबी लाल के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था कि किस हड़प्पा कालीन स्थल की खोज इन्होंने की थी। आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। हाल ही में प्रधानमंत्री केयर फंड का ट्रस्टी किसे बनाया गया? ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि रतन टाटा जी को प्रधानमंत्री यानी कि पीएम केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा दो अन्य व्यक्तियों को भी पीएम केयर फंड का जो ट्रस्टी है ये बनाया गया, जिसमें से एक है केटी थॉमस, दूसरे हो जाएंगे करिया मुंडा। यानी कि इन तीनों को ही इसका अध्यक्ष है जो कि बनाया गया है। जिसमें कि देखिए जो केटी थॉमस है, रतन टाटा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इन्हें अभी हाल ही में असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया, जानते ही इनके बारे में आप। जो केटी थॉमस है ये कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। अभी कौन है? यूयू ललित, ये मुख्य न्यायाधीश है ना, यूयू ललित। केटी थॉमस कौन हो जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। जबकि जो करिया मुंडा है ये लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। अब यहां से डिस्कशन आता है प्रधानमंत्री केयर फंड का। तो देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान है, जो कि अभी जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था इसी के बाद, ये इसके कुछ दिन बाद ही पीएम केयर फंड की जो शुरुआत है ये की गई थी। इस फंड की शुरुआत महामारी के कारण जो उत्पन्न हुई इमरजेंसी स्थिति थी, इसमें लोगों को मदद दी जा सके और इससे प्रभावित लोगों की हेल्प की जा सके, इस पर्पज से की गई थी। और इस फंड में किसी भी शख्स के द्वारा मतलब अपनी इच्छा से जितना भी दान है ये किया जा सकता था। और इसके लिए डोनेशन पर टैक्स छूट के लिए भी दावा किया जा सकता था। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो रहा ना, इसमें पीएम केयर फंड में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैसे जुटाए गए थे। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन बना? मतलब कि अध्यक्ष भारत पहले से था, लेकिन 1 साल के लिए इसका मतलब एक्सटेंशन है जो अध्यक्षता के लिए, ये और बढ़ा दिया गया। अभी 47वीं बैठक जो भी हाल ही में संपन्न हुई है नई दिल्ली में, इसमें भारत को 1 साल की अध्यक्षता है जो कि और सौंप दी गई है। यदि मैं बात करूं एआईबीडी की, एआईबीडी यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसकी जो स्थापना है ना
ये की गई थी 1977 में। किसके द्वारा की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा की गई थी। और इसका जो सचिवालय है कुआलालंपुर मलेशिया में है, और इसकी मेजबानी जो वैसे मलेशियाई सरकार करती है। सचिवालय कहाँ है? कुआलालंपुर में। और इसका मेन पर्पस है कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ऐसे वातावरण प्रदान करने के लिए ये एक तरह का मंच प्रोवाइड कराता है। चाइना के बारे में यदि मैं बात करूं, तो चाइना इस साल ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का समूह है जो G7, इसकी मेजबानी इस साल कर रहा है। जर्मनी, और इस साल SCO की मेजबानी कर रहा है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट ईयर भारत करेगा। वैसे नेक्स्ट ईयर भारत G20 भी होस्ट करेगा। इस साल इंडोनेशिया कर रहा है। कल मैंने आपसे पूछा था खुद को परमाणु हथियारों से लैस घोषित किस देश ने किया है? नॉर्थ कोरिया पगला ने। मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रोवाइड कराने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम में मेरी आईडी है, या मेरा चैनल आप कह लीजिए, कल्याणी मैम PDF, जहां ऑलमोस्ट 16,000 स्टूडेंट कंप्लीट होने वाले हैं। वहां जुड़े, डेली की क्विज सॉल्व करें, और PDF भी वहीं से मिल जाएगी आप लोगों को। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।